गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको आपकी किताब का पाठ 11 पल तथा राम ये पाठ पढ़ाऊंगा। बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि आज आप इसे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो कल इसे आप कक्षा 9 में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपके काम आएगा। तो क्यों ना हम इसे अच्छी तरीके से यहीं पर पढ़ लें, ताकि कक्षा 9 में भी ये हमें अच्छे समझ में आ जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक परीक्षा में पा सकें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ बल यानी फोर्स। बल क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है। फिर सुनेंगे ध्यान से परिभाषा। बल क्या है? बल एक धक्का है, आप धकेल दें या किसी चीज को खींच लें, दोनों ही कार्यों में बल का प्रयोग होता है। तो क्या बताया मैंने, बल क्या है? बल एक धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आरोपित होता है। तो इस परिभाषा को पूरी करेंगे आप कॉपी में लिख के, जो मैंने समझाई अभी आपको। अब हम बल कैसे ज्ञात करेंगे? बल का सूत्र क्या होगा? परिभाषा तो मैंने बता दिया आपको। परिभाषा से सूत्र नहीं बन रहा है, परिभाषा के अनुसार सूत्र नहीं बन रहा है, तो कैसे बनेगा फिर सूत्र? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे त्वरण नहीं जानते होंगे। द्रव्यमान तो आप जानते हैं, हो सकता है शायद आप त्वरण नहीं जानते। तो बच्चों, मैंने कहा द्रव्यमान तो आप जानते हैं, लेकिन शायद त्वरण आप नहीं जानते। हाँ, त्वरण भी आप कक्षा 9 में ही पढ़ेंगे। त्वरण छोटी कक्षा में नहीं पढ़ाया जाता, त्वरण को बड़ी कक्षा में ही पढ़ाया जाएगा। पर लेकिन आप अभी से याद रख लें, बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। आप इसकी परिभाषा भी इस प्रकार बना सकते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे भी बना सकते हैं इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं बल का मात्रक। मात्रक बच्चों हमेशा सूत्र से ही बनता है। सूत्र है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र आपको शायद नहीं मालूम, तो मैं बता देता हूं। त्वरण का सूत्र होता है मीटर। अब क्योंकि मीटर प्रति बटे के लिए होता है सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे को हम न्यूटन भी कहते हैं। तो बल का मात्रक या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है या न्यूटन है। याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में बल का मात्रक भी पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या है। अब बच्चों, अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, जैसे आपने द्रव्यमान पढ़ा, दूरी पढ़ा, समय पढ़ा, बहुत सारी भौतिक राशियां आपने पढ़ी, क्षेत्रफल पढ़ा, आयतन पढ़ा, ये सब भौतिक राशियां हैं। ये भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। अदिश राशि और सदिश राशि।
अब आप कैसे जानेंगे कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि सदिश है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनकी परिभाषा। अदिश राशि वो होती हैं जिन्हें मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशियां वे होती हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अदिश और सदिश को मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। जैसे आपने कहा एक दुकानदार से कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 तो ये परिमाण है, किलो मात्रक है, और चीनी पदार्थ है जिसका द्रव्यमान आप बोलना चाहते हैं। जब आप दुकानदार से चीनी मांग रहे हैं यानी द्रव्यमान मांग रहे हैं, तो सिंपली आपने 2 किलो, 2.5 किलो, 1 किलो, आधा किलो जो भी कहना है वो कह दिया, लेकिन कभी दिशा नहीं बताई होगी कि किस दिशा में, पूर्व दिशा से देना है या पश्चिम से देना है, ऐसा नहीं बोला होगा आपने। क्योंकि द्रव्यमान को नापने के लिए केवल परिमाण की जरूरत है, 2 किलो कहने की जरूरत है, दिशा की नहीं। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए दिशा की भी जरूरत है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक मेज पर आप बल लगाइए, एक बच्चे को मैं बुलाता हूं और कहता हूं मेज पर बल लगाइए, तो मान लीजिए ये मेज है, ये एक मेज है, इस पर बल लगाने के लिए कहते हैं, तो छात्र कहेगा कि बल इस दिशा से लगाऊं या इस दिशा से लगाऊं या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो बल को दिशा की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो बल एक अलग तरह की राशि हुई, और इस प्रकार की राशियां जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। तो जब मैं बोलूंगा कि आप 2 न्यूटन का बल लगाइए, तो मुझे ये भी बोलना पड़ेगा ऊपर से नीचे, जैसे भी दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे भी मुझे बोलना पड़ेगा। तो इसलिए बल एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार से हमें राशियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। तो बल मैंने बताया किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि। तो देखिए जो जो बातें मैंने पढ़ाई हैं उन्हें ध्यान से देखिए, कॉपी में भी नोट कीजिए। अब तो मैं कहता हूँ कि कॉपी में भी आप नोट करते रहो, और जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछो। कॉपी में नोट करने के लिए आप चलते हुए वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट गया हूँ, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो एक नई राशि आज पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दाब। दाब, प्रेशर, दाब। देखिए बच्चों, जब हम टेबल पर, ये टेबल है, इस पर मान लीजिए एक हमने ईंट रख दी, तो ये ईंट नीचे की ओर दबाएगी टेबल को, इसी दबाने को हम दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये दाब लगा। एक और राशि पढ़ाई जाती है, प्रणोद। प्रणोद क्या होता है, देखते हैं प्रणोद क्या है। जैसा कि मैंने भी आपको समझाया कि एक टेबल है और उस पर मान लिया मैंने एक बड़ा सा बड़ी सी कोई वस्तु रख दी है, तो ये लंबवत रूप में जितना बल लगाएगी, किसी तल पर लगने वाला लंबवत बल, प्रणोद क्या है, किसी तल पर लगने वाला
लंबवत बल, ये होता है प्रणोद। और दाब क्या है? किसी तल के एकांक, एकांक मतलब छोटे से, थोड़े से पर, छोटा सा एकांक, बड़ा भी हो सकता है एकांक क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आप जानते हैं कि वो वर्ग सेंटीमीटर में भी हो सकता है, वर्ग मीटर में भी हो सकता है। तो वर्ग सेंटीमीटर छोटा होगा, वर्ग मीटर बड़ा होगा। अब एकांक लेना है, लेकिन एक वर्ग मीटर ले या एक वर्ग सेंटीमीटर ले, कोई भी ले सकते हैं। तो किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल, अभिलंबवत या लंबवत एक ही बात है, बल दाब कहलाता है। तो ये दाब की परिभाषा है, किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब का यहीं से सूत्र भी बन जाएगा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका सूत्र है, P बराबर F बटे A। P प्रेशर, F फोर्स, A एरिया, क्षेत्रफल। अब बात आती है मात्रक की। मात्रक क्या होगा दाब का? तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। या इस पूरे की जगह हम एक शब्द और लेते हैं, पास्कल। पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को हम पास्कल भी कहते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वर्ग ये लगा दिया, वर्ग घात 2 होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने जाना कि दाब क्या होता है। प्रणोद भी बताया मैंने क्या होता है, कुछ किताबों में प्रणोद भी लिखा रहता है। तो प्रणोद क्या है? पूरे तल पर, पूरे तल पर लगने वाला दाब। और दाब क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, यही अंतर है सिर्फ। इसमें पूरे तल पर, चाहे तो लिख दे पूरे, किसी पूरे तल पर लगने वाला अभिलंबवत बल प्रणोद कहलाता है। और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि दाब क्या होता है। अब हम दाब का अपने व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग देखते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपने जाना कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये अब जरा एक बात जानिए मेरी, आप कक्षा 8 में हैं। कक्षा 8 में आप पढ़ेंगे या आपने पढ़ लिया होगा समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। देखो बच्चों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि अगर एक पेन 10 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे? 100 रुपए के। अगर पेन ज़्यादा लोगे तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, पेन कम लोगे तो पैसे कम देने पड़ेंगे। इसे कहते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब क्या हुआ? जब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, पेनों की संख्या बढ़ रही है तो पैसों की संख्या भी बढ़ रही है, और अगर पेनों की संख्या घटेगी तो पैसे भी घटेंगे। तो ये हुआ समानुपात। एक होता है व्युत्क्रमानुपात। ये क्या है? इसमें उल्टा होता है, एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि घटती है। कैसे?
सुनो, जैसे बच्चों मान लिया 5 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं। 5 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं। एक आदमी कितने दिन में करेगा? अकेला लगेगा तो ज्यादा दिन लगेंगे। एक आदमी से 50 दिन में करेगा। तो पहले आदमी 5 थे और दिन 10। मैंने आदमी 1 कर दिया, कम कर दिया मैंने आदमी। क्या करे मैंने? कम। तो दिन कैसे हो गए? ज्यादा। तो आदमी करे कम तो ये और दिन बढ़ गए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक राशि को अगर हम घटाएं तो दूसरी राशि अपने आप ही बढ़ती हुई हमें नजर आती है। आप कुछ सोचो कि 5 आदमी जल्दी कर देंगे और आदमी आपने कम कर दिए, तो फिर अकेला आदमी तो बहुत दिन लगाएगा, तो दिन बढ़ गए। तो इस अनुपात को हम कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कि एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि बढ़ गई। अगर मैं 10 आदमी लगा दूं तब क्या होगा? तब तो काम 5 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मैंने आदमी कर दिए ज्यादा, 5 से 10 कर दिए, और दिन कैसे हो गए? 10 से 5 कम हो गए। तो ये बढ़ा और ये घट गया। तो जब दो चीजों में से एक चीज को हम घटा रहे हैं और दूसरी चीज बढ़ रही है, और जब इसको बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज घट रही है, तो ऐसा अनुपात हमारा व्युत्क्रम अनुपात कहलाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है। इनवर्स मतलब उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो अब हमें यही देखना है। क्या देखना है? ध्यान से देखेंगे कि दाब और बल एक दूसरे के समानुपाती हैं। दाब व बल एक दूसरे के समानुपाती है। लेकिन दाब और क्षेत्रफल ये नीचे, ये ऊपर वाले के बराबर होता है, नीचे वाला, और ऊपर और नीचे की तुलना करोगे तो ये व्युत्क्रम अनुपाती होंगे। दाब व क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती हैं। तो दाब व बल एक दूसरे के समानुपाती हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और अगर बल घटेगा तो दाब भी। लेकिन दाब और क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्षेत्रफल घटेगा, अगर ये घटेगा तो दाब बढ़ेगा, एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती, और अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। ठीक है? तो इस तरीके से हमने जाना कि दाब और बल में क्या संबंध है, दाब और क्षेत्रफल में क्या संबंध है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। ये जो बातें मैंने बल और दाब को लेकर आपको पढ़ाई हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। नमस्कार, थैंक्स।